नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की साइंस, जिसमें अपने पहला चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया था। अब देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर का नाम है अपने पास अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर में। इतना तो हम सब जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस स्वाद में कड़वे होते हैं और लवण नमकीन होते हैं स्वाद में। लेकिन अब इनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। इनकी रासायनिक अभिक्रिया, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, इनके क्या गुणधर्म होते हैं, इनके बारे में एक एक कर पढ़ेंगे। तो देखते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक अम्ल। अम्ल एसिड, इंग्लिश में बोलो तो एसिड। अम्ल इतना जानते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें अम्ल पाया जाता है और यह नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। लिटमस पेपर एक प्रकार का पत्र होता है, पेपर होता है, जो लाइकेन के प्लांट से मिलता है, लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है और इसकी सहायता से हम यह पता करते हैं कि ये पदार्थ रसायन अपने पास अम्ल है क्या क्षारक है। और यह जब हम नीले लिटमस को अम्ल में डुबोते हैं, जैसे मान लो यहाँ इसमें अपने पास बीकर है, इसमें अम्ल है, यहाँ तक भरा है, और जैसे ही हम इसमें नीला लिटमस डुबोएंगे तो ये जितना डुबाया हुआ है वह पूरा का पूरा लाल रंग का हो जाएगा। इसी प्रकार हमें पता चल जाएगा कि यह पदार्थ अम्ल है और यह जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे ही हम इनको एसिड को जल में मिलाएंगे तो यह H+ आयन दे देंगे। जैसे हमारे पास उदाहरण आ गया HCl, H2SO4, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और CH3COOH एसिटिक एसिड, यह सब अम्ल के उदाहरण हैं। और जैसे ही यह HCl है हमारे पास में, इसको हम जल में मिलाएंगे, यह दो में टूट जाएगा। एक तो H+ आयन दे देगा जलीय विलयन में और दूसरा Cl- आयन। तो इस प्रकार हम यह भी पता कर सकते हैं कि जो ज्यादा प्रबल अम्ल होगा वो ज्यादा मात्रा में H+ आयन देगा। अगला आता है हमारे पास में सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल मतलब कंसंट्रेटेड एसिड। नाम से भी पता चल रहा है ऐसा एसिड जिसमें एसिड की मात्रा अधिक हो और पानी की मात्रा कम हो, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा कम मात्रा में उपस्थित हो, ऐसे मिश्रण को हम सांद्र अम्ल बोल देंगे। दूसरा तनु अम्ल। तनु मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में, एसिड तो हमारे पास कम मात्रा में उपस्थित हो और जल अधिक मात्रा में उपस्थित हो, तो इसको बोल देंगे तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड। यह हमारे पास प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ अम्ल के प्राकृतिक स्रोत हैं। देखते हैं कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है। जैसे सिरका, सिरका हम घरों में उपयोग लेते हैं, उसमें होता है एसिटिक अम्ल। दूसरा संतरा और नींबू, संतरा और नींबू भी प्राकृतिक स्रोत है जिसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और यह बहुत सी बार बहुत से एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, ये भी याद रखना। इमली, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। वैसे ही टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। दही, दही जो हम घरों में बनाते हैं, दूध से दही जमाते हैं, दही में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वैसे ही चींटी का डंक, चींटी के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक, अगर मान लो हमें चींटी या कोई मधुमक्खी काट लेती है तो हमारी जलन होती है उस जगह पर, जिस जगह पर हमारे मधुमक्खी या चींटी ने डंक दिया है उस जगह पर जलन होती है, तो वह किसकी वजह से होती है? मेथेनोइक अम्ल की उपस्थिति के कारण। नेटल, नेटल के डंक में भी मेथेनोइक एसिड उपस्थित होता है। तो ये थी हमारे पास अम्ल। अब देखते हैं क्षारक। उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो कॉपी में लिख लेना। अपने पास आता है अगला टॉपिक क्षारक
बेस अंग्रेजी में बोलेंगे तो बेस। देखते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, जितने भी कड़वे पदार्थ होते हैं वह क्षारक के अंतर्गत आते हैं, और यह लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। जैसे ही उसमें तो क्या हुआ था, नीले को लाल में बदल दिया था अम्ल में, और इसमें लाल लिटमस पत्र डुबोएंगे ना तो वह नीले में बदल जाएगा। जैसे ये अपने पास बीकर है, इसमें हमारे पास में साबुन का पानी है, साबुन का पानी भी क्षारक होता है, साबुन मतलब जाग वाला पानी क्षारक होता है। जैसे ही हम इसमें लाल लिटमस पत्र डुबोएंगे, इतना डुबो दिया हमने तो ये लाल है पूरा, तो जितना वह डूबा हुआ रहेगा ना वह नीले में परिवर्तित हो जाएगा। और देखते हैं, यह जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। तो मतलब जो जितना प्रबल क्षारक होगा उतनी अधिक मात्रा में OH माइनस आयन देगा। उदाहरण NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये, अमोनियम बोलते हैं NH4 को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इनको जलीय विलयन, इनको जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये दो में टूट जाएगा है ना, और Na प्लस और OH माइनस, यह हर क्षारक में OH माइनस ही निकलेंगे, जलीय विलयन में OH माइनस आयन ही देगा। इस वजह से जो जितनी ज्यादा मात्रा में OH माइनस आयन देगा वह उतना ही प्रबल हो जाएगा। एक और टर्म पूछ ली जाती है हमारे पास में क्षार। क्षार वैसे तो सेम ही रहती है, ये क्षारक और ये क्षार। देखते हैं क्षार, जल में घुलनशील क्षारक को, जब ये क्षारक जल में घुलनशील रहेंगे तो इनको हम बोल देंगे क्षारक, क्षार बोल देंगे इनको। अगला सूचक। सूचक मतलब, अब ये तो देख लिया हमने अम्ल व क्षारक पदार्थ के बारे में, लेकिन अब इनका पता कैसे लगाएं कि यह कौन से कोई हमारे पास में रसायन है, उसके बारे में कैसे पता चला है कि यह अम्ल है कि क्षार है। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में हम चीजों को चख कर तो बता नहीं सकते, क्योंकि बहुत सी पदार्थ जहरीले होते हैं। अगर वो एक एक पदार्थ को चखने लगेंगे तो नुकसान, हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है। इस वजह से सूचक का, उनको पता लगाने के लिए हम सूचक का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं सूचक के बारे में। सूचक क्या करते हैं, या तो देखते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में, जैसे ही हम अम्ल या क्षारक इनमें मिला, तो सूचक देखते हैं परिभाषा में। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में, जैसे ही हम सूचक में अम्ल या क्षारक उपस्थित करेंगे, मिलाएंगे, तो इनके रंग में परिवर्तन आ जाएगा या इनके गंध में परिवर्तन आ जाएगा। तो गंध या रंग में परिवर्तन या गंध में परिवर्तन आने पर हमें पता चल जाएगा कि यह पदार्थ कौन सा है और अम्लीय है क्या क्षारक है। और सूचक हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। पहला सूचक है प्राकृतिक सूचक, ऐसे सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक नेचुरल रूप से उपस्थित होते हैं। कृत्रिम सूचक या संश्लेषित, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, इनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है, आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं ये। तीसरा प्रकार है गंधीय सूचक, मतलब इनमें तो रंग में परिवर्तन आएगा, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक में तो रंग में परिवर्तन आएगा अम्लीय या क्षारीय माध्यम में, लेकिन गंधीय सूचक में गंध में परिवर्तन आता है। गंध मतलब उसकी खुशबू या बदबू में परिवर्तित हो जाती है। अब एक एक के बारे में देखते हैं, अगली स्लाइड में नोट्स बना लेना। तो अब देखते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक जान भी चुके कि वे सूचक जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला उदाहरण आता है लिटमस। लिटमस के बारे में हम जान चुके हैं कि यह लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, और यह क्या करता है, अम्ल को, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। जैसे ही लिटमस पत्र को हम अम्ल में डुबोएंगे तो यह नीले से लाल में परिवर्तित कर देगा, नीले से लाल में परिवर्तित कर देगा। वैसे ही क्षारक में डुबोएंगे तो क्षारक में तो
वो लाल वाला नीले में परिवर्तित हो जाएगा, लाल से नीले में। तो इनमें कंफ्यूज भी मत हो जाना, या एग्जाम में बहुत सी बार पूछ भी लिया जाता है। वैसे दूसरा हमारे पास प्राकृतिक सूचक होता है हल्दी। हल्दी, जैसे ही हम हल्दी को अम्ल में डुबाएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पीली की पीली रहती है हल्दी। लेकिन जैसे ही हम हल्दी को सारक में डुबाएंगे यह लाल हो जाएगी। आपने देखा भी होगा, कभी हम खाना खाते हैं तो हमारे कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है, फिर सब्जी में फिर उसको धोते हैं हम, उस कपड़े पर साबुन की सहायता से धोने का प्रयास करते हैं तो वह स्थान लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन एक प्रकार का सारक होता है और फिर वह वापस वैसा का वैसा ही आ जाता है धोने के बाद में। तो इसी प्रकार हल्दी हमारे पास प्राकृतिक सूचक होती है। अगला कृत्रिम सूचक या संश्लेषित, कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में बनाए जाते हैं, रसायन की मदद से बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक भी बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर भी बोलते हैं। इसके उदाहरण है हमारे पास में फिनोल्फथेलिन और दूसरा मेथिल ऑरेंज। तो देखते हैं, जैसे ये हमारे पास में फिनोल्फथेलिन है, इसमें क्या होगा, एक प्रकार का पत्री रहता है लिटमस पत्र की तरह, तो इसमें यह अम्ल में डुबोएंगे, फिनोल्फथेलिन को अम्ल में डुबोएंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सफेद रंग का पत्र होता है वैसा का वैसा ही सेम रहेगा, अपरिवर्तित होगा। लेकिन जैसे ही इसको हम सार में डुबोएंगे, बेस में डुबोएंगे तो यह गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा, गुलाबी रंग देगा ये। फिनोल्फथेलिन सारक में डुबोएंगे तो गुलाबी रंग देगा। वैसे ही ये हमारे पास में मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज का पत्र, इसका रंग होता है पीला। जैसे ही हम इसको अम्ल में डुबोएंगे तो यह लाल कलर में परिवर्तित हो जाएगा, अम्ल की उपस्थिति में लाल में परिवर्तित हो जाएगा, जबकि सारक की उपस्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा, सारक में अपरिवर्तित पीले का पीला ही रहेगा। इस प्रकार से हम इनकी सहायता से बता देंगे कि पदार्थ हमारे पास में कौन सा अम्लीय है कि सारक है। अगला देख लेते हैं। अब आता है हमारे पास में गंधीय सूचक, मतलब गंधीय सूचक जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या सारक माध्यम में बदल जाए, मतलब ऐसे पदार्थ जो अम्ल में या सारक माध्यम में जब इनको उपस्थित करवाएंगे, इनको डालेंगे तो इनकी गंध में परिवर्तन आ जाएंगे, तो उसे गंधीय सूचक कहा जाता है। इसके उदाहरण हमारे पास में प्याज का रस, वेनिला और लौंग का तेल इसके उदाहरण है। जैसे ही हम प्याज के रस को अम्ल में डालेंगे तो इसकी गंध बढ़ जाएगी, एकदम से तीक्ष्ण गंध आने लग जाएगी। वैसे ही वेनिला को जब हम अम्ल में डालेंगे तो इसकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसी वेनिला की गंध रहती है वैसी की वैसी समान गंध आएगी। लौंग के तेल में भी सेम, जैसे लौंग के तेल की गंध रहती है वैसी गंध आएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब प्याज के रस को हम सारक में डालेंगे तो कोई गंध नहीं आएगी, तो इसकी गंध में मतलब जो प्याज की गंध रहती है वो भी गायब हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई गंध नहीं आएगी। वैसे ही वेनिला में भी यही बात रहेगी, किसी भी प्रकार की गंध नहीं आएगी। लौंग के तेल में भी सेम यही बात, कोई गंध नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हम इन गंधीय सूचक के माध्यम से अम्ल या सारक के बारे में बता सकते हैं। अब देखते हैं अम्ल या सारक के रासायनिक कौन कौन से रासायनिक गुण धर्म होते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है और इनकी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है। अब देखते हैं अम्ल व सारकों के रासायनिक गुण, इनकी अभिक्रिया, जिसमें हमारे पास पहले आती है धातु की अम्ल व सारक के साथ अभिक्रिया, मतलब अम्ल व सारक की धातु के साथ। धातु मतलब हमारे पास धातु के उदाहरण हो गए आयरन धातु है, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, इस प्रकार के ये धातु है। तो इनके साथ अम्ल व सारक किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, कौन से उत्पाद बनाते हैं, तो जानते हैं। सबसे पहले अम्ल के साथ जब हम अम्ल को धातु में मिलाएंगे तो हमारे पास में लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। लवण एक प्रकार के नमकीन, स्वाद में नमकीन होते हैं। लवण का उपयोग हम खाने में भी करते हैं, जो अपन खाने में उपयोग करते हैं वह होता है सोडियम क्लोराइड, तो यह भी एक प्रकार का लवण है।
जैसे ही हम देखते हैं अभिक्रिया, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl में जिंक के टुकड़े डालेंगे, जिंक एक प्रकार की धातु है हमारे पास में, तो हमारे पास जिस लवण का निर्माण होगा वह जिंक क्लोराइड। कौन सा है यह? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो एक प्रकार से हम इतना जान चुके हैं कि अम्ल का निर्माण लवण, अम्ल लवण के निर्माण में सहायक होते हैं, लवण के निर्माण के लिए अम्ल आवश्यक होते हैं, और जब हम अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। वैसे ही क्षारक में भी वही है। क्षारक को जब हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वही अभिक्रिया जो अम्ल के साथ हुई थी वही अभिक्रिया इसमें होगी, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जैसे ही यह हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसमें हम जिंक के टुकड़े डालेंगे, जिंक एक प्रकार की धातु, तो यह क्या बनाएगा? Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। क्या है यह? सोडियम जिंकेट। इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं तो ये भी याद रखना, सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा, एक प्रकार का लवण ही है ये। अब दोनों में हाइड्रोजन गैस का तो निर्माण हो गया, लेकिन हम अब हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस प्रकार से करेंगे कि यह वास्तव में ही हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन एक प्रकार की ज्वलनशील गैस होती है और यह बहुत हल्की होती है, तो हल्की होती है तो ऊपर उठती है। जैसे ही यह हमारे पास में एक परीक्षण है, इसमें हमने एक ले ली, परख नली ले ली, इसमें हम डालेंगे, मान लो HCl डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जैसे ही हम इसमें जिंक के टुकड़े डालेंगे तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे और इनके साथ में एक तो बन जाएगा लवण, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो इसमें से बुलबुलों के रूप में ऊपर उठेगी, और इस प्रकार से हम इसका सेटअप करेंगे कि यह गैस बाहर आ जाए, और इसको नलची की सहायता से या किसी की सहायता से हम इसको बाहर ले आएंगे, गैस बाहर लाएंगे, और जब इसको हम साबुन के पानी में, साबुन के विलयन में रखेंगे तो यह बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी, और जैसे ही हम इसके पास में जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो एकदम से पॉप की ध्वनि के साथ जलेगी। पॉप पटाखे की तरह की ध्वनि आएगी, पॉप की ध्वनि आएगी, उसके साथ जलेगी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यह हाइड्रोजन गैस है। तो इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हाइड्रोजन गैस का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। जब हम हाइड्रोजन गैस को साबुन के पानी में निकालेंगे तो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। जैसे ही हम इसके मोमबत्ती पास में ले जाएंगे तो एक प्रकार से ज्वलनशील होते, तो पटाखे की ध्वनि, पॉप की ध्वनि के साथ में फट ध्वनि से फूटेगी और अग्नि उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन गैस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये थी हमारे पास अम्ल व क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। तो आशा करता हूँ यह आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट्स बना लेना। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कि अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं उनके बारे में जानेंगे। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना, जितने भी आपके बड़े भाई बहनें कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं और उन्होंने गणित मैथ विषय ले रखा है 12वीं में, तो उनके लिए खुशखबरी वाली बात है, हमारे इसी चैनल पर उनके लिए अखिलेश जी सर द्वारा मैथ की क्लासें, मैथ की कक्षाएं शुरू कर दी गई है। तो आप उनको जरूर बताएं और हमारी इस कक्षा का भरपूर फायदा उठाएं और ये क्लास अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।